हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्गदर्शन बाय बीके। सेशन में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यूजीसी नेट पेपर 1 से। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर दिया जाएगा 10 सेकंड का, जिसमें आप इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस तत्व की पहचान करें जिसे राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है। आबादी, क्षेत्र, संप्रभुता, लोकतंत्र। तो मैं आपको टाइमर देती हूँ, आप उसमें इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये स्टार्ट होता है आपका टाइमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकतंत्र। तो इसका एक्सप्लेनेशन है डी नंबर। इसका आंसर है, एक राज्य को एक निश्चित क्षेत्र में एक साथ एकजुट व्यक्तियों के एक सरकारी संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। एक राज्य के 4 तत्व होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है हमारी, उसमें 4 चीज़ों के मिलते हुए डेमोक्रेसी क्रिएट होती है। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। तो जनसंख्या का होना ज़रूरी है, इसमें लोग एक ग्रुप के रूप में और राज्य का निर्माण करते हैं। क्षेत्र होना ज़रूरी है, ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से लोगों को संगठित करने के लिए आवश्यक रूप का एक तत्व है। गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार, यह एक राज्य का एक तत्व है जो स्थिति का प्रबंधन करता है। संप्रभुता, यह राज्य का उच्च और अंतिम अधिकार होता है, यानी कि हर व्यक्ति के लिए उनका मौलिक अधिकार होना ज़रूरी होता है। ये लोकतंत्र के लिए कंपलसरी तत्व नहीं माना गया है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेयर का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी कि चेयर का सही विस्तारित रूप को पहचानिए। चिल्ड्रेन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चिल्ड्रेन एनरिचमेंट एजुकेशनल रिसर्च, चाइल्ड हेल्थ एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशनल रिसर्च। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इनमें से आंसर? इसके लिए मैं आपको टाइमर देती हूँ, आप आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। फुल फॉर्म हो जाएगा चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशनल थ्रू रेडियो। तो क्या आपने सही आंसर दिया इसका? अपना आंसर जरूर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर का मुख्य शासी निकाय है? एनसीईआरटी, नैक, यूएनडीपी, यूजीसी। तो ये रहा टाइमर। इसका आंसर हो जाएगा यूजीसी। तो यूजीसी इसका आंसर क्यों है? तृतीयक स्तर का मुख्य शासी निकाय यूजीसी है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूजीसी भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य शासी निकाय है। जी हाँ, बिल्कुल, तृतीय स्तर पर ये क्या है? मुख्य शासी निकाय है। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक संक्षिप्त शब्द है। यह उच्च शिक्षा के मानक को बनाए रखने के लिए यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। इस आयोग की स्थापना केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बनाने रखने के लिए की गई थी। यह भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। तो हम देख सकते हैं कि तृतीयक शासी इकाई है जो यूजीसी है। 1956 में इसको स्थापित किया गया था। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है? वित्त आयोग की नियुक्ति करता है जो संघ के और के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है राज्य सरकार। सीबीआई एनपीए के प्रमुख की नियुक्ति करता है। सी नंबर, वह समाप्ति से पहले लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। डी नंबर, संसद की मंजूरी के लिए युद्धों की घोषणा करता है और शांति समाप्त करता है। तो ये है, कोड में इसका आंसर दिया गया है। मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कर देती हूँ, जहाँ कोड देखकर भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। चलो अब फटाफट से कोड देख लो। ए और बी, सी और डी, ए डी एंड बी सी डी। तो इनमें से क्या होगा देख लो कोड फटाफट से। ये रहा टाइमर। आई होप सबने ए और डी ही किया होगा। तो ए और डी हमारा क्या है देखते हैं हम लोग। ए और डी, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पेपर 1 यूजीसी नेट के आपको सारे क्वेश्चन हिंदी में प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
राष्ट्रपति की शक्तियाँ नीचे दी गई है। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है जो संघ के राज्य सरकार के बीच करों का वितरण की सिफारिश करता है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति करता है। तो इससे और भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो आप जो भी हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। दोनों सदनों का सत्र बुलाना और उसका सत्र भाषण करना, और लोकतंत्र को भंग कर सकता है। सदन के अनुमोदन से युद्धों की घोषणा करता है और शांति का समापन करता है। उसके पास क्षमादान देने, सजा वापस लेने या क्षमा करने या मौत की सजा को कम करने की शक्ति होती है। तो ये हमने देखा आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनबीए के बारे में सही नहीं है? एनबीए की स्थापना 1994 में हुई थी। एनबीए स्थापित एक स्वायत्त निकाय है नेक द्वारा भारत में पेश किए जाने वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए स्थापित। इसे संस्थानों या कार्यक्रमों को मान्यता देने का अधिकार है। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा, देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। एनबीए स्थापित एक स्वायत्त निकाय है नेक द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि एनबीए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के साथ साथ भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता के लिए जिम्मेदार दो प्रमुख निकायों में से एक है। 1994 में एनबीए भारत में पेश किए जाने वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए AICTE द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय था। इसके पास संस्थानों के कार्यक्रम को मान्यता देने या मान्यता प्राप्त करने के लिए अधिकार हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस समझौते के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट से ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। भारत द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यह समझौता केवल 2020 के बाद जलवायु कार्रवाइयों के लिए, न कि 2020 के पहले के लिए। तो इनमें से दोनों होंगे, ए और बी, और ये दोनों आंसर नहीं होंगे, डी नंबर। तो इन दोनों में ये क्या आंसर होंगे, इसका आंसर दीजिए। होप सबने सही आंसर दिया होगा, बी नंबर। यह समझौता केवल 2022 के बाद जलवायु कार्रवाई के लिए, ना कि 2020 के पहले। तो एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, ये क्यों हुआ था। पेरिस जलवायु समझौता जो है COP21 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए दिसंबर 2015 में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय था जो ग्रीन हाउस गैसों या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। इसे क्योटो प्रोटोकॉल सुधारने के बदल के लिए निर्धारित किया गया था। यह 2016 में लागू हुआ और भारत सहित 197 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर और पुष्टि की गई थी। तो इसमें आप देखा ग्रीन गैस को कम करने के लिए किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम सूची के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 10 बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। 2016 में जोड़ा गया बायोस्फीयर डैश है। तो इनमें आपको आंसर बताना है। आपका ऑप्शन ए है अगस्त्य मलाय बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी हिल्स, सिमिली पॉल स्पीयर बायोस्फीयर्स रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। ये रहा आपका टाइमर। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पर। ए नंबर इसका आंसर है अगस्त्य मलाय बायोस्फीयर रिजर्व। जो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB का फुल फॉर्म है। ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों के सुधारों के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है जिसमें वे रहते हैं। यूनेस्को ने इसे 1971 में लॉन्च किया था। अगस्त्य मलाय बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
ये 2016 में विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बन गया और यह यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व सूची के अंतर्गत भी है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर पार्टियों के साथ व्यापार के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 7। तो ये रहा आपका टाइमर। तो ये रहा सही आंसर आपके स्क्रीन पर, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम, अनुच्छेद 4 क्यों है। प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए और जनवरी 1989 में इसे लागू किया गया था। प्रोटोकॉल ओजोन परत की रक्षा के लिए ODSS के उत्पादन और खपत को कम करने के लिए प्रावधान देता है। डेटा की रिपोर्टिंग अनुच्छेद 7 में है। गैर अनुपालन लेख, गैर पार्टियों के साथ व्यापार पर नियंत्रण अनुच्छेद 4 में है और नियंत्रण के उपाय अनुच्छेद 2 में है। तो अनुच्छेद 4 हमारा आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अधिकतम प्रतिशत मैंग्रोव किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन्हें ज़रूरत है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो टाइमर आपका। तो किस क्षेत्र में है? अधिकतम प्रतिशत मैंग्रोव पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भारत में मैंग्रोव कवर के तहत सबसे अधिक प्रतिशत है। इससे के बाद गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण FSI गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा वन प्रकार और जैव विविधता के अनुसार सिर्फ 3 राज्यों में मैंग्रोव की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं का उदाहरण है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, वनों की कटाई, भित्ति चित्र एवं एरोसोल का उपयोग, उपरोक्त सभी। ये रहा टाइमर। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। मानव पर्यावरण संपर्क के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे खनन, तेल और गैस ड्रिलिंग, वनों की कटाई, कूड़ेदान, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ऊर्जा संसाधन आदि। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।